हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम एक जो सिलसिला चालू किए हैं पीटर लिंच की किताब वन अपॉन वॉल स्ट्रीट को पढ़ने का, उसी में एक अध्याय और आज जोड़ते हैं जो हमने अभी तक पढ़ चुके हैं। इंट्रोडक्शन, प्रोलोग और ये चैप्टर 1, 2, 3 हमने पिछली बार देखा था कि स्टॉक मार्केट क्या जुआ है या क्या है। उस चीज़ को आज हम पढ़ेंगे, पासिंग द मिरर टेस्ट। तो इस चैप्टर को हम लोग आज देखेंगे। इसमें हिंदी समरी की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसमें जो रनिंग नोट्स हैं उससे रिलेटेड जो मैं पढ़ के सीखता हूँ उसी को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे पीटर लिंच इस चैप्टर में बोलते हैं कि आप किसी भी जनरल इलेक्ट्रिक या कोई भी कंपनी के लिए आप तय कर रहे हैं कि उसकी शेयर लेना है या अच्छी है या नहीं है, उससे पहले यह ज़रूरी है कि आप आईने में खुद को देखें। क्या आप अपनी परिस्थिति और खुद के गुण लक्षण से अवगत हो, ये होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए 3 महत्वपूर्ण सवाल हैं। क्या मेरे पास घर है? क्या मुझे नियर फ्यूचर में पैसे की ज़रूरत है? क्या मेरे अंदर वो पर्सनल क्वालिटीज़ हैं जिससे मुझे स्टॉक मार्केट में सक्सेस मिले? तो ये देखना, किसी भी शेयर को खरीदने से पहले ये 3 निजी मामले जो हैं आपको संज्ञान में लेना होगा और उसको सुलटाना होगा। ठीक है। तो डू आई ओन हाउस, ये जो पहला क्वेश्चन है उसको लेकर पहले मेरे भी बड़े अप्रीहेंशन थे कि स्टॉक मार्केट में लगाएं क्या घर वर में, पर विथ एन ओपन माइंड मैंने देखा कि भाई अगर ये हाउस के लिए एडवोकेट कर रहे हैं तो क्या लिखना चाह रहे हैं पीटर लिंच। चला हम उसको ओपन माइंड से सुनते हैं, पढ़ते हैं। तो वो ये कहते हैं कि स्टॉक में आप कुछ भी करें उससे पहले आपको घर खरीदने की सोचना चाहिए। खरीदने नहीं बोल रहे हैं, घर सोचने कह रहे हैं, क्योंकि घर एक ऐसा बढ़िया इन्वेस्टमेंट है जो लगभग हर कोई कर लेता है बिना माथा पची के। कितनी बार आपको ऐसा कोई आदमी मिला है, दोस्त मिला है, जानने वाला मिला है जो कहता है कि घर में हम ठगा गए भाई? बहुत कम। और वहीं आप देखेंगे कि लाखों लोग जो है घर के मामले में बढ़िया निवेश कर रहे हैं। हाँ, कई बार कई परिवार को रीलोकेट करने के लिए बेच बाज के भागना पड़ता है, जिसमें उनको फटका भी लग जाता है। पर ये आप मान लीजिए कि ऐसा तो कोई नमूना ही होगा जिसको एक के बाद एक घर के सौदे में गच्चा खा रहा हो, जो कि स्टॉक्स की दुनिया में बहुत आम है। अक्सर होता है कि सुबह उठ के देखा तो भाई साहब जो है स्टॉक्स आधा हो गया, कम हो गया। पर ऐसा तो नहीं होता ना कि सुबह उठ के देखा तो आपका जो है बेडरूम गायब हो गया या घर खुद को बैंकरप्ट घोषित कर दिया है। तो ऐसा नहीं होता है। प्लस स्टॉक्स में आप लेवरेज ले सकते हो, उसी तरह घर पे भी लेवरेज ले सकते हो, पर यहाँ पे मार्केट वैल्यू घटने पे आपको मार्जिन रिक्वायरमेंट फुलफिल करने जैसी कोई नौबत नहीं है। नहीं कोई आपके घर में रात में 12 बजे तगाजा करने आ रहा है कि भाई जो है घट गया है 20,000 जमा करवाओ। तो ये चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे एक बहुत अच्छी डिस्कशन किया है कि अगर वैल्यू आपको मतलब 5% से इंक्रीज़ होता है हर साल, तो आप जो पैसा लगाए हो उसमें तो आपको 25% इंक्रीज़ लग रहा है। अगर डाउन पेमेंट आपने 150 दिया है तो रिटर्न वो है। साथ साथ में आप बोलेंगे कि भैया जो पैसा लगाए हैं वो मेरा नहीं है, पर जो लिए हैं बैंक का उसमें इंटरेस्ट भी तो दे रहे हैं। तो इंटरेस्ट आपको मालूम होगा कि यहाँ पे टैक्स डिडक्टेड होता है, मतलब उसका जो इंटरेस्ट है वो आप टैक्स डिडक्शन में क्लेम कर सकते हो। प्लस हाउस एक ऐसा जो चीज़ है कि वो परफेक्ट हेज है इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में। तो आप अगर मान लीजिए आपको कैश इन भी करना है, घर को अगर बेचना है और बड़ा हाउस लेना है या बीच में अगर आपको रखना है, तो जैसे हमारे इंडिया में एक 54 ईसी बॉन्ड्स है, IRFC या REC या PFC का 54 ईसी बॉन्ड्स खरीद लें घर बेच के, तो आप कैपिटल गेन टैक्स से बच जाएंगे। तो ये अगर जानकारी आपके पास नहीं है तो हम बता रहे हैं। पर यहाँ पे एक और बहुत अच्छी चीज़ बात बता रही हैं पीटर लिंच कि अगर आप शुरुआत में स्टार्टर के तौर पे छोटा घर खरीदते हैं, फिर मीडियम साइज़ का घर खरीदते हैं, फिर लार्ज साइज़ का घर खरीदते हैं, जो कि एक्चुअल में आपकी ज़रूरत रहती नहीं है, क्योंकि आपके बच्चे बच्चे जब तक आप खरीदते हैं बड़ा घर, वो कहीं और रिलोकेट मूव कर जाते हैं काम के सिलसिले में, तो फिर से आप छोटे पे आते हैं। और उस वक्त में जब आप बड़े से जब छोटे में आएंगे तो एक आपको बहुत ज़्यादा बड़ा कैपिटल गेन मिलता है। और ये कैपिटल गेन जो है वो टैक्स नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट आपको एक जीवन में एक बार तो कम से कम जो है वो टैक्स को एग्जेम्प्ट करती है, विंडफॉल टैक्स को। ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं वो कि घर एक परफेक्ट हेज है इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में, और साथ साथ में जो है रिसेशन के वक्त में आपको मुंह छुपाने के लिए जगह भी मिल जाता है। ठीक है। तो जो ताबड़तोड़ आपने अगर कमाई करी जो कैपिटल गेन करके, तो वो भी मतलब एक तरह से टैक्स में एग्जम्प्ट हो जाता है। तो गवर्नमेंट जो है स्वीट हार्ट वाला एक ट्रीटमेंट देती है घर ओनर को कि आप देखिएगा कि इसी में वो बोला 40 साल तक जो रह ले बिना कोई टैक्स दे के, तू ही तो मेरा स्वीट हार्ट है। बाद में बुढ़ा हो के टैक्स भी कम दे, तू ही तो मेरा स्वीट हार्ट है। तो वो वाला ट्रीटमेंट मिलता है आपके जो घर ओनर हैं। तो यही सब कारण है कि आप घर में निवेश करने के लिए स्टॉक से बेहतर कर लेंगे। और एक चीज़ और बताते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, कि जो एवरेज ओनरशिप है घर की वो लगभग 7 साल रहती है किसी भी। वहीं 87% स्टॉक्स जो है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में हर साल हाथ बदली करते हैं। तो आप सोचिए कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जो है आपकी डिफ़ॉल्ट रूप से घर में हो जाती है, वही स्टॉक्स में नहीं हो पाती, क्योंकि घर का जो भाव है वो डेली न्यूज़ के टिकर टेप में नहीं चलते हैं और आप उसमें पैनिक सेलिंग नहीं करते। घर बदलने में बहुत झमेला है, वहीं एक क्लिक में आप एक स्टॉक से बाहर हो जाते हैं, इसीलिए आप स्टॉक में नहीं बन पाते।
फिर इस घर के मामले में आप कई सही रिसर्च और सवाल करते हैं। आप जब घर खरीदने जाते हैं तो देखते हैं, ताका झांकी करते हैं। ये तो कुछ तय नहीं, आपको स्केल मिली हुई है। 100 चीज़ देखते हैं आप घर लेने से पहले कि एरिया में पानी है कि नहीं, नाली ड्रेनेज है कि नहीं, वायरिंग है, दीमक है, दरार है, ईस्ट फेसिंग है, सन फेसिंग है, क्या है। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि लाखों लोग जो है रियल इस्टेट में ज़्यादा पैसा बनाते हैं और वहीं पे स्टॉक मार्केट में पैसा खो देते हैं। तो घर खोजते हैं महीनों महीनों रिसर्च करके और स्टॉक खोजते हैं मिनट मिनट में। तो कैसे बनेंगे पैसे चंदन? तो फिर दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि क्या हमको जो है पैसा जो हमारे पास में है उसको हमें ज़रूरत है नियर फ्यूचर में। तो क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि क्या आपके पास सच में पैसे हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए? अगर आपके पास 2-3 साल में बच्चों को कॉलेज भेजना है, या आप सोच रहे हैं कि जो है कम पड़ जाएगा, तो इसको एक काम करते हैं, ब्लू चिप में डाल देते हैं कि 2-3 साल में मेरा बढ़ जाएगा। तो ब्लू चिप जो है उसके बारे में प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये ब्लू चिप है 3 से 5 साल तक नीचे भी दबे रह सकते हैं। तो आपका जो है वो आप सोचें कि हम बेटे डेक्स्टर को भेजेंगे हार्वर्ड और वो फिर नाइट स्कूल जाना पड़ेगा उसको। तो दूसरा एक और केस है कि अगर आप मान लीजिए ओल्ड एज में हैं, बुढ़े हैं, अब काम धाम आपसे होता नहीं है, फिक्स इनकम पे आपको गुजारा करना है, तो स्टॉक मार्केट से दूर ही रहें। तो ये जो एक जनरल बताते हैं कि वो ओनली इन्वेस्ट व्हाट यू कुड अफोर्ड टू लूज विदाउट दैट लॉस हैविंग एनी इफेक्ट ऑन योर डेली लाइफ इन द फोर्सिएबल फ्यूचर। तो ये जो है उसका सारांश उन्होंने बोल्ड करके ये बात बताई है। फिर जो तीसरा और महत्वपूर्ण सबसे मुद्दा है जो इस चैप्टर में जांचा जाएगा वो है कि डू आई हैव द पर्सनल क्वालिटी इट टेक्स टू सक्सीड। तो जो भी गुण लक्षण जैसे धैर्य, आत्मनिर्भर, विवेक, डर झेल पा रहे हैं कि नहीं, खुले विचारक, मोह माया रहित, जुझारू, विनम्रता, लचीलापन, आत्मशोधी की जो रुचि है, गलती स्वीकारना, थोड़ा सा पैनिक सेलिंग कम करना, मतलब भय पे काबू। इसलिए आप देखेंगे कि बेस्ट इन्वेस्टर जीनियस आईक्यू वाले नहीं बनते, क्योंकि ये सारे गुण उनमें ज़रूरी नहीं कि हों, और जो है कम वाले बन जाते हैं। फिर जीनियस लोग थ्योरी में इतना घुस जाते हैं कि उनको असल चाल स्टॉक का जो है वो धोखा लगता है, जो कि समझना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी से नहीं, मोटी बुद्धि से समझा जा सकता है। और यह ज़रूरी है कि आप बिना पूर्ण जानकारी के लिए भी निर्णय ले पाएँ, क्योंकि वॉल स्ट्रीट में कभी भी हर चीज़ साफ साफ नहीं मिलेगी आपको, और अगर जब मिलेगी तो फिर क्लैरिटी का भाव देना पड़ेगा। तो बहुत कम ऐसे इन्वेस्टर हैं, फिर एक बात ये कह रहे बहुत इंपॉर्टेंट, कि जिनको ये नहीं लगता है कि भैया स्टॉक का जो आगे मैं बता नहीं पाऊंगा कि ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, कि गोल्ड हो चाहे इंटरेस्ट रेट हो। ज़्यादातर को ऐसा लगता है कि भगवान के जैसे हमको मतलब आ गई है, दैवत्य प्राप्त हो गया है कि हम बता सकते हैं कि आगे क्या होगा, और ज़्यादातर इस मामले में गलती रहते हैं। ये न्यूज़ लेटर वाले भैया जो हैं वो गलत टोन सेटिंग कर देते हैं। जब मार्केट बुलिश रहता है तब उसको बियरिश हो जाते हैं, मतलब पहले से ही जो बना के रखते हैं। तो उसमें वो बताते हैं कि एग्जांपल देते हैं कि 1972 की कहानी बताते हैं कि ऑप्टिमिज्म ऑल टाइम हाई पे था और उसके बाद में जो है लुढ़क गया मार्केट। 1974 में सेंटिमेंट्स जो है ऑल टाइम लो में थे और मार्केट ने रिबाउंड किया। 1977 में वापस सेंटिमेंट जो है बुलिश थे, मार्केट वहाँ से डाउन हो गया। 1982 में सेंटिमेंट बियरिश थे तो वहाँ से मार्केट फिर से रिबाउंड कर गया। फिर 87 में गिर गया जब जो है सेंटिमेंट्स बुलिश थे। तो ऐसा नहीं है कि ये जो इन्वेस्टर या फंड मैनेजर होते हैं वो एडवाइज़र जो भी हैं मूर्ख होते हैं। ऐसा इसलिए है कि सिग्नल आते आते लेट हो जाता है, नहीं तो जो है बड़का बड़का दिमाग वाला लोग क्यों गलत करेंगे। तो इसलिए जब निगेटिव माहौल है पूरी तरह छा जाए, घनघोर घटाए पसर जाए स्टॉक मार्केट के आसमान में, उस समय एकला चलो रे वाला जो है हमको स्कीम लेना है। फिर वो बताते हैं यहाँ पे पीटर लिंच कि इन्वेस्टर का सेंटीमेंट जो है वो गिरगिट के रंग जैसे बहुत जल्दी जल्दी पलट जाता है। कि अगर मान लीजिए कहीं पे कंस्ट्रक्शन का काम देख रहे थे, अक्टूबर में वो बता रहे हैं बुक में, तो उसी समय जब देख रहे थे तो बोल रहे थे कि जो ट्रैवलर्स की क्या बूम चल रहा भाई, देखो कितना कंस्ट्रक्शन वगैरह कितना हो रहा है। वही लोग जब मार्केट गिर गया तो फिर भुआएं चढ़ा रहे थे कि भैया इतना बहुत दिक्कत है यहाँ पे, तो देखो जो है इसको इतना बना दिया है, कहाँ कौन रहेगा यहाँ पे, और इतना ऑफिस कहाँ से आएगा। तो नोएडा में भी एग्जैक्टली यही हो रहा था हमारे कुछ साल पहले, कि जो प्राइस रहने वाले नहीं थे, बहुत घर खाली पड़े थे। तो आदमी के अंदर जो कीड़ा है उसी के कारण स्टॉक मार्केट में गलत टाइमिंग कर रहा है, वो अपने जो गट फीलिंग्स और अंदर पे ज़्यादा विश्वास कर रहा है। तो फिर यह है कि बताते हैं कि ये स्टॉक मार्केट का जो बिजनेस है बड़ा वोलाटाइल है, इसमें पैनिक आदमी कभी भी कर सकता है। ठीक है, तो जैसे आदमी अगर ऊपर जा रहा है तो उसको खरीद लेता है, फिर ऊपर गया तो फंडामेंटल वापस नहीं चेक करता है कि बने रहें कि नहीं, फिर जब वो नीचे आता है तो उसको इग्नोर करता है, और बहुत नीचे आ जाता है तो फिर उसमें लॉस बुक करके निकलता है। तो कुछ लोग तो जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की भेड़ चाल चलते हैं, घाटे के सौदे में बैठे रहते हैं बिना फंडामेंटल जांचे, जब और गिर जाता है तो फिर भागते भूत की लंगोट ही सही करके निकलते हैं उससे। तो आजकल एक और स्कीम चल रही है कॉन्ट्रेरियन। तो आपने देखा होगा कुछ ने अपने आप को कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर घोषित कर दिया है। पर यह आइडिया पहले चल गया जब इस तरह के सोचना नायाब था। अब हर कोई फंड मैनेजर जो है कॉन्ट्रेरियन ही खरीद कर रहा है, तो फिर घंटा हुआ कॉन्ट्रेरी, किसका कॉन्ट्रेरी। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि सच्चा कॉन्ट्रेरियन तो वही होता है जो चीज़ों को सेटल होने देगा, ठंडा होने देगा, और वह स्टॉक खरीदेगा जो कुत्ता भी नहीं पूछ रहा है, और खासकर जिसका नाम सुनकर इन्वेस्टर दलाल स्ट्रीट हो या वॉल स्ट्रीट हो, इन्वेस्टर को उबासी आ रही हो। तो यही यहाँ पे कह रहे हैं पीटर लिंच कि अपने गट फीलिंग्स को ज़्यादा तवज्जो ना दीजिए, वो तो बावला होता है, भोला है। यहाँ पे पैसा बनाने का ट्रिक यही है कि जो शोर को इग्नोर करो
और अनुशासन लाओ और फंडामेंटल पर ध्यान दो। फिर एक यहाँ पे एक जो चीज़ है कि 1987 की एक और बात बता रहे हैं कि अपने रिकॉर्ड की, कि उन्होंने वोलाटाइल बिजनेस है जो कि कैसे वोलाटाइल है, कि उसका एग्जांपल बता रहे हैं कि 1987 में 1% गेन सिर्फ हुआ था इनके मैगेलन फंड में। तो बस रिकॉर्ड बच गया था, इनकी इज्जत बच गई थी। इनकी एक मतलब रिकॉर्ड है कि भैया कोई भी साल नेगेटिव रिटर्न नहीं दिए इन्होंने। तो हाल ही में जब लिंच साहब ने ये भी पढ़ा है कि औसतन एक स्टॉक का जो प्राइस है 50% फ्लक्चुएट करता है अगर वो औसत साल है विदाउट एनी मेजर इंसिडेंट। तो लास्ट में जो सारांश है, लास्ट में क्या कहते हैं कि अगर जब तक फंडामेंटल कहानी और फंडामेंटल चल रहा है तब तक उसमें आप बने रहें। और जो है स्टॉक मार्केट में नेटवर्थ बढ़ाने का एक ही श्योर शॉर्ट फंडा है, वो है कि जल्दी उठो, कठिन श्रम करो और तेल निकालो। तेल निकालने का मतलब सिर्फ तेल नहीं है, मेटाफोर है आपको इनोवेटिव क्रिएटिव होने का। सो थैंक यू, और लाइक कर देना लोगों, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए भाई लोग जिसको बार बार देखना है।